आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या थी, प्रयागराज के प्रत्याशियों ने भी महसूस किया होगा, और जो मैं गया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जहां जहां गया जो लोग कहते थे वो आपके साथ अनुभव अपना शेयर करना चाहता हूं। जिस भी गांव में गया, जिस भी कस्बे में गया, जहां भी मीटिंग हुई, जहां भी सभा हुई, पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जहां भी टोपी लगाकर प्रचार करने के लिए जाता था, किसी एक भी व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी की आलोचना नहीं की। हर व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी के नीतियों की तारीफ की। किसी ने कहा आपका मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा है, किसी ने कहा आपकी शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी ने कहा आपकी सरकार फ्री बिजली दे रही है, किसी ने कहा माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा दिल्ली में फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक का आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, दिल्ली का मॉडल पूरे देश में आना चाहिए, ये बात सब ने कही। लेकिन साथ ही साथ एक बात जोड़ देते थे, कहते थे भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस चुनाव में नहीं, अगले चुनाव में हम आपका साथ देंगे। इसका मतलब लोगों के दिल में आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की नीतियां लोगों को पसंद है, आम आदमी पार्टी के सरकार के काम लोगों को पसंद है, अरविंद केजरीवाल का मॉडल लोगों को पसंद है। लेकिन वोट देने के मामले में वो इस बार चुनाव या तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दे रहे थे या भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए दे रहे थे। ज्यादातर लोग वोट इसी आधार पे चुनाव में दे रहे थे। तो इसलिए जो परिणाम आया, इससे निराश होने के बजाय, उदास होने के बजाय, हताश होने के बजाय, शांति से बैठने के बजाय ये मानकर चलना है कि आपको आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता ने साथ देने का, वोट देने का, मौका देने की बात कही है, और इसलिए हमको उनके बीच में रहकर काम करना। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निराश और हताश क्यों होना चाहिए? भाजपा वाले जीते, सपा वाले जीते, कांग्रेस वाले जीते, बसपा वाले जीते, उनको जीतने के बाद धंधा करना है, कमाई करनी है, करोड़ों रुपए की रिश्वत बनानी है, दुख और चिंता उनको हो सकती है। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता धंधा करने के लिए राजनीति में नहीं आया, हम सेवा करने के लिए राजनीति में आए। हम जीतते तो जनता के लिए काम करते। जनता ने जहां हमको मौका दिया, दिल्ली में मौका दिया, दुनिया का बेहतरीन मॉडल सरकार चला के केजरीवाल जी दिखा रहे हैं। पंजाब में हमको मौका दिया, पंजाब में भगवंत मान जी बेहतरीन मॉडल, बेहतरीन सरकार चला के दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार की हेल्पलाइन जारी हो गई, और आज पंजाब में कोई रिश्वत मांगता है, कोई भी व्यक्ति फोन करके बता देता है हेल्पलाइन पे कि रिश्वत ली जा रही है, रिश्वतखोर को पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट पंजाब में हुई तो पहला फैसला पंजाब के बेरोजगारों को नौकरी देने का लिया गया पंजाब के अंदर। और अभी आपने देखा होगा, माहौल बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, माहौल बिगाड़ने का काम अकाली दल और कांग्रेस के लोगों ने किया, माहौल बिगाड़ने का काम शिवसेना के लोगों ने किया। तो 24 घंटे के अंदर आईजी हटा दिया गया, एसएसपी हटा दिया गया, डीएसपी हटा दिया गया, एसएचओ हटा दिया गया, और हमारी सरकार ने, भगवंत मान ने कहा, वहां के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा, पंजाब की जमीन बहुत उपजाऊ है, हर प्रकार के बीज यहां पैदा होते हैं, लेकिन यहां नफरत के बीज पैदा नहीं होते।
जहां आम आदमी का राज होगा वहां नफरत के बीज हम पैदा नहीं होने देंगे। इन बेईमानों ने दिल्ली में हमारे हाथ बांध रखे हैं। पुलिस और कानून व्यवस्था हमारे पास नहीं है, वरना भारतीय जनता पार्टी का एक भी गुंडा दादागिरी और दंगा करने की हिम्मत नहीं करता। अगर दिल्ली के अंदर पुलिस हमारे पास होती तो बीजेपी के एक एक गुंडे का दिमाग और पूरी उनकी जो कार्यप्रणाली है उसको हम लोग ठीक कर देते। आज आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर जनता के मन में एक उम्मीद जगाई है, एक भरोसा जगाया है। ये उम्मीद और भरोसा इस बात का है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, किसानों के लिए काम कर सकती है। और हमने काम करके दिखाया है। दिल्ली में हमारी केजरीवाल जी की जो सरकार चल रही है, उस सरकार के अंदर बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। और अभी 2 दिन पहले केजरीवाल जी ने निर्णय लिया श्रमिकों के, मजदूरों के खून पसीना बहाने वालों के बारे में कि जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो दिन भर मजदूरी करके 300-400 रुपए कमाते हैं। घर आने जाने में उनका 100 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए खर्च हो जाता है। केजरीवाल की सरकार ने कहा हम श्रमिकों के दर्द को समझते हैं, वो अपना खून पसीना बहाकर हिंदुस्तान और दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बस की यात्रा में मजदूरों से एक भी पैसा नहीं लिया गया। ये दर्द कौन महसूस कर रहा है? ये आम आदमी की चिंता कौन कर रहा है? ये आम आदमी की चिंता आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ लोगों ने जाति और धर्म का खाना बना रखा है और उस जाति और धर्म के खाने में बांट दिया लोगों को। अपना राजनीति का धंधा चला रहे हैं। बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हो रही है। प्रयागराज में एक हफ्ते के अंदर 10 हत्याएं हो जा रही हैं। पूरा का पूरा परिवार साफ कर दिया जा रहा है। और तो और योगी जी के राज में थाने के अंदर किशोरी के साथ बलात्कार हो रहा है। मैं तो कहना चाहता हूं, योगी तेरे थाने में बलात्कार होता है बच्चियों के साथ। इसलिए आम आदमी पार्टी अब चुप और खामोश बैठने वाली नहीं है। 50 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, 50 दिन हो गया। आप लोगों ने भी आराम कर लिया, हमने भी थोड़ा बहुत आराम कर लिया। अब आराम करने की जरूरत नहीं है। 5 साल तक सड़क पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी की सरकार से लड़ने का, संघर्ष करने का हम अपना संगठन भी बनाएंगे, अपने संगठन का विस्तार भी करेंगे। गलियों, मोहल्लों और गांवों के अंदर बूथ की कमेटी भी मजबूत बनाएंगे और संगठन बनाकर जहां कहीं भी जुल्म और अत्याचार होगा, जहां कहीं भी लोगों के ऊपर जाति की जाएगी, जहां कहीं भी नौजवानों का हक छीना जाएगा, माताओं बहनों का हक छीना जाएगा, किसानों का हक छीना जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा, वहां अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगा, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। इसलिए आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग कोई राजनीति में धंधा करने तो आए नहीं, इसलिए जनता को उनके मुद्दे समझाने की जरूरत है। जनता को उनके बुनियादी बातों पर एक साथ लाने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान के अंदर महंगाई जो आसमान छू रही है, 2500 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर पहुंच गया।
₹1000 का गैस का सिलेंडर पहुंच गया, सेंचुरी पार कर गया तेल का दाम। आज इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और तो और अपना पेट ठीक करने के लिए पानी में नींबू गाड़ के जो पीते थे, आपका नींबू भी चूस लिया, नींबू भी चूस लिया, किसी नींबू की तरह चूस लिया आपको। 300 रुपए किलो नींबू बिक रहा है, 300 रुपए किलो नींबू। घर के अंदर माताओं बहनों से पूछिए महंगाई की कितनी मार उनके चूल्हे पर पड़ रही है। नौजवान से पूछिए जो यहां प्रयागराज में हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता है, कैसे अपने माँ बाप का पेट काट के उसको पैसा मिलता है और कैसे वो अपनी पढ़ाई करता है। पूछिए रिक्शा चलाने वाले से, रेडी पटरी वालों से, पूछिए गरीब इंसान से कैसे वो अपनी जिंदगी इस महंगाई में बिता रहा है। लेकिन महंगाई पर इस देश में कोई चर्चा नहीं। बेरोजगारी के कारण हरियाणा का एक नौजवान अपने बाप को चिट्ठी लिखता है, बापू माफ करना, मैं फौजी नहीं बन पाया इस जन्म में, और रस्सी पर अपना गर्दन लगा के, फंदा लगा के मर जाता है। इसी प्रयागराज में हॉस्टल के अंदर एक नौजवान आत्महत्या कर लेता है। आज नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। जब वो नौकरी मांगने प्रयागराज की सड़कों पर निकलता है तो उसको लाठियों से पीट कर लहूलुहान कर दिया जाता है। हॉस्टल के अंदर घुस के पुलिस वाले उसको मारते हैं। पटना के अंदर उसको घुस के मारते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, टैंकर बुलाए जाते हैं, जैसे दुश्मन देश के नागरिकों के साथ निपटा जा रहा है। आज ये हो गई है नौजवानों की हालत। किसान आप जानते हैं 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, उसको उसके फसल का दाम नहीं मिल रहा। उसके फसल के दाम में दलाली खाने का काम सरकार कर रही है। आज हर वर्ग दुखी है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, हर वर्ग चारों तरफ दुखी है। लेकिन इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती, न टीवी में, न मीडिया में, न राजनीतिक दलों में कोई चर्चा नहीं होती। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, असली मुद्दों पर हिंदुस्तान की राजनीति को लाना है। हमको महंगाई पर जवाब दो, हमको शिक्षा पर जवाब दो, हमको स्वास्थ्य पर जवाब दो, हमको बेरोजगारी पर जवाब दो, हमको किसानी पर जवाब दो, हमको माताओं बहनों की सुरक्षा पर जवाब दो। ये नकली मुद्दों पर हिंदुस्तान को फंसाना बंद करो, हमको हमारे मुद्दों पर जवाब दो। ये काम हमको करना है, हमको ये काम करना पड़ेगा। असली मुद्दों पर राजनीति को लाइए। चर्चा क्या हो रही है? रामनवमी और हनुमान जयंती पे पूरे देश में भाजपाई दंगे करा रहे, दंगा फसाद, नफरत। अरे भाई, हमारा भी घर सुल्तानपुर में है। बचपन से हम भी हनुमान जयंती, रामनवमी का कार्यक्रम देख रहे हैं। रामनवमी के जुलूस में भी शामिल हुए, हनुमान जयंती के भी जुलूस में शामिल हुए। आप हमारे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, जिनके हाथों में किताबें और कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में कट्टे, तमंचे, तलवारें पकड़ा रहे हो। ये हिंदू धर्म है? ये प्रभु श्री राम का संदेश है? अरे राम का व्यक्तित्व तो बहुत विराट व्यक्तित्व था, राम की मर्यादा तो बहुत विराट मर्यादा थी। राम का चरित्र तो ये था कि उन्होंने सेवरी को अपनी मां मानकर उसके जूठे बेर खाने का काम किया। ये राम का आदर्श, ये राम की मर्यादा, ये राम का चरित्र था। अरे राम को तो निषाद ने अपने नाव पर बिठाकर नदी पार कराने का काम किया। प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व ये था, प्रभु श्री राम का आदर्श ये था कि उन्होंने भालुओं की, बानरों की सेना बना के, नल नील की सेना बनाकर अत्याचारी रावण का सत्यानाश करने का काम किया। ये था राम का चरित्र। आप उस प्रभु श्री राम के नाम पर, और हमारी रामचरितमानस की चौपाई क्या कहती है? सब नर करहि परस्पर प्रीति, सभी लोग आपस में प्रेम भाव से रहें। ये हमारा रामचरितमानस कहता है। हिंदू धर्म को अगर जानना है भाजपाइयों, तो आओ हमारे साथ।
हम चलते हैं मंदिर में पूजा अर्चना करने, हमारे पीछे खड़े रहो और हमारे साथ पूजा अर्चना में शामिल होकर सुनो हम अपने प्रभु, हम अपने ईश्वर से क्या मांगते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं। अरे जब एक हिंदू अपनी प्रार्थना खत्म करता है, एक हिंदू जब अपनी पूजा खत्म करता है, एक हिंदू जब अपनी आरती खत्म करता है, वो प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कहते नहीं कहते? कहते नहीं कहते? कहते नहीं कहते? पवन तिवारी जी कहते हैं ना, हिंदू धर्म की प्रार्थना पूजा अर्चना खत्म होने के बाद क्या होती है? धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। तो हम तो अपने प्रभु से पूजा करने के बाद कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो। ये कौन से हिंदू आ गए भाजपाई? ये कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो, प्राणियों में झगड़ा हो, प्राणियों में दंगा हो, प्राणियों में नफरत हो, प्राणियों में लड़ाई हो। ये हिंदू धर्म है, ये हमारे प्रभु हमको सिखाते हैं। तो भाजपाई और जो भी दंगे फसाद नफरत की बात करे, ये मान लेना वो अधर्मी है, वो हिंदू धर्म को मानने वाला बिल्कुल नहीं है। ये न गांधी का संदेश है, न गौतम बुद्ध का संदेश है, न प्रभु श्री राम का संदेश है, न प्रभु श्री कृष्ण का संदेश है। इसलिए जो लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आम आदमी पार्टी को खड़ा होना होगा। सच्चा धर्म क्या है ये भी बताने का काम आपका, हमारा सच्चा धर्म क्या है ये भी हम बताने का काम करेंगे। ये चंदा चोर हमें धर्म सिखाएंगे? क्यों सुष्मिता जी, चंदा चोरों से धर्म सीखना है? क्यों भाई दिनेश पटेल जी, चंदा चोर धर्म सिखाएंगे? क्या करते हैं भाजपाई? 2 का 18:30 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 7:10 पर, याद है कि भूल गए? सारे कागज मैंने दिखाया था, याद है? 7:10 पर प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन मंदिर के लिए खरीदी जाती है 2 करोड़ में, और 7:15 पे 5 मिनट के अंदर भाजपाई 18.5 करोड़ में बेच लेता। 16.5 करोड़ रुपए कमाया। और कब कमाया? जब कोरोना में आपकी जान जा रही, आप घरों में मर रहे थे, भाजपाई राम के नाम पे चंदा चोरी कर रहे थे। राम के नाम पे चंदा चोरी कर रहे थे। 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख रुपए, 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए बनाया। ये चंदा चोर हमें धर्म सिखाएंगे? हमको किसी भी चंदा चोर से धर्म सीखने की जरूरत नहीं है। राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये चंदा चोरों से हमें धर्म नहीं सीखना। और देशभक्ति पे भाषण देते हैं भाजपाई। मैंने कहा अपने पुरखों के बारे में पता कर लेना, अंग्रेजों की दलाली करते थे। अब जो अंग्रेजों की दलाली करते थे उनसे आपको देशभक्ति सीखना है क्या? सीखना है क्या? सीखना है? अरे देशभक्ति सीखना है तो भाजपाइयों आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाओ। हम तिरंगा लेके भारत माता की जय लगाते हैं और इस देश के लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं। आओ हमारे साथ तिरंगा लेके चलो सड़कों पे। और इसलिए हमने घोषणा की है कि 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश के अंदर हम तिरंगा शाखाएं लगाएंगे। भारत की आन बान और शान तिरंगे को आगे रखकर भारत के संविधान को प्रस्तावना को पढ़ने का काम करेंगे। बाबा साहब के संविधान से ये भारत देश चलेगा, किसी मोदी और योगी के फरमान से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। और इसलिए हमने नारा दिया है,
हर भारतीय की पहचान तिरंगा निशान और भारत का संविधान। हर भारतीय की पहचान तिरंगा निशान और भारतीय संविधान। इस पे देश को चलाना है। संविधान में जो हमारे अधिकार है उसको लेके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, उसको लेके हम लोगों को काम करना है। ये दंगे फसाद की राजनीति में हमको कुछ हासिल होने वाला नहीं। दिन भर जितना पाकिस्तान वाले पाकिस्तान के नाम ना लेते उतना भाजपा में लेते नहीं लेते। दिना रतिया पाकिस्तान पाकिस्तान, सोतो पाकिस्तान, जगतो पाकिस्तान। इतना तो पाकिस्तानी हुए पाकिस्तान के नाम लेते जितना भाजपा ही लेते। पता नहीं कितनी मोहब्बत इनका पाकिस्तान से है। और पाकिस्तान की आबादी कितनी है भैया? 20-22 करोड़। इतने तो है 20-22 करोड़। हमारे सबके आबादी कितनी है? 130-135 करोड़। इतनी कायर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी कि 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को 22 करोड़ पाकिस्तानियों से दिन रात डराते रहते। तो जानते हैं ऐसा क्यों करते? आज जान लीजिए क्यों ऐसा करते। भाजपाइयों का संगठन बनाने का, आरएसएस का संगठन बनाने का जो फार्मूला है, उस फार्मूले में लिखा है समाज में डर पैदा करो तब तुम्हारा संगठन बनेगा। समाज में भय पैदा करो तब तुम्हारा संगठन बनेगा। ये भाजपाइयों का और आरएसएस का मूल सिद्धांत है। इसलिए अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो इन कायरों के चक्कर में मत फंसिए। हमको किसी पाकिस्तान से डर नहीं लगता। जिसको भाजपाई को पाकिस्तान से डर लगता है वो दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान रटे। न हमको डर लगता है, न अल्ताफ भाई को डर लगता है, किसी को डर नहीं लगता पाकिस्तान से। हिंदुस्तान का एक एक नागरिक हिंदुस्तानी है और हम डरने वाले लोग हैं। आप डराते रहते दिन भर रात भर। आप बताइए, ये एक ऐसी पार्टी है, दिल्ली देश की राजधानी, वहां माहौल खराब कर रखा है। हमारे मुख्यमंत्री के घर पे पहुंच गए भाजपा, वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया, उनका गेट तोड़ दिया, उछल उछल के चढ़ रहे हैं। तो उनका एक लड़का है युवा मोर्चा का, तेजस्वी सूर्या, वो भी था साथ में, एमपी भी है। तो एक टीवी चैनल पे मिल गया तो मैंने कहा तुम्हारे जैसे लड़के हमारे यहाँ यूपी बिहार में घर के बाहर बैठ के चाय पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। ये गुंडागर्दी मत करो, होश संभाल के ठीक से रहो। आप सोचिए 14 दिन उन लोगों को जेल हुई। गुंडागर्दी करने वाले जब जेल से छूट के आए तो भाजपा अपने कार्यालय में उन गुंडों को माला पहनाकर सम्मानित कर रही है। कहीं भी बलात्कार होता है, भाजपाइयों से जुड़ा हुआ बलात्कारी है तो थाने में पहुंचकर प्रदर्शन करते हैं कि बलात्कारी उनका भाई है, उसको छोड़ो। ये होगा हिंदुस्तान के अंदर। कठुआ में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, हाथों में तिरंगा लेके भाजपाई बलात्कारियों के समर्थन में निकल गए। अभी नोएडा के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, बलात्कारियों के समर्थन में भाजपाई निकल गए। क्या हम लोग ये बर्दाश्त करेंगे? कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार होगा, कोई घटना होगी, अगर बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होंगे तो इनका चेहरा हिंदुस्तान की जनता के सामने बेनकाब करने का काम आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। पिछले दिनों कुछ दुखद घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में। इसी प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। एक हफ्ता नहीं बीता फिर से 5 लोगों की हत्या कर दी। पूरा परिवार साफ कर दिया गया। चंदौली के अंदर पुलिस दबिश मारने पहुंची और जिस लड़के को पकड़ने गई वो लड़का घर पे मौजूद नहीं था, उसकी 2 बहनों को पीट डाला, एक बहन की मौत हो गई। ललितपुर में एक किशोरी
एक बिटिया गैंग रेप का शिकार हुई और गैंग रेप का शिकार होने के बाद उसको लगा योगी जी के पुलिस के थाने में चलते हैं न्याय मिल जाए। जब वो बिटिया थाने पहुंची तो सोचिए, खाकी वर्दी के उस दरिंदे ने उस बच्ची के साथ जो गैंग रेप की पीड़िता थी उसके साथ फिर से रेप। यह हो रहा उत्तर प्रदेश में। बातें धर्म की करते हैं, बातें हिंदू मुसलमान की करते हैं, बुलडोजर की राजनीति करते हैं आदित्यनाथ जी। मैं पूछना चाहता हूं, ये पुलिस वाले जिन्होंने चंदौली में हत्या की, मैं पूछना चाहता हूं, वो पुलिस वाला जिसने किशोरी के साथ बलात्कार किया, उसके घर पे आप बुलडोजर कब चलाओगे? उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई कब करोगे? मुझे बताओ। आप नकली मुद्दों पे फंसा के रख रहे हैं उत्तर प्रदेश, नकली मुद्दों में उलझा के रख रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, 50 दिन समय बीत गया, भूल जाइए चुनाव में क्या परिणाम आया, उन सारी चीजों को दफन कर दीजिए और संकल्प लीजिए अपने मन में कि हम जब राजनीति में आए तो राजनीति को बदलने के लिए आए, और आज हिंदुस्तान की राजनीति को कोई अगर बदल रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। हम राजनीति को बदलने का काम कर रहे हैं, हम राजनीति को साफ सुथरा करने का काम कर रहे हैं। चुनाव के पहले भाजपाइयों ने कहा हम भी फ्री बिजली देंगे। मैंने यूपी वालों से कहा कि नक्कालों से सावधान रहना, तब माने नहीं बात। चुनाव खत्म हो गया, कहें हम बिजली नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी की देखा देखी चुनाव पहले कहें हम फ्री बिजली दे। हम सबको समझाए, हमने भैया नक्कालों से सावधान रहना। वो बरेली के ममीरे वाला सुरमा ऊपर से लिखा रहता है नक्कालों से सावधान, ये भाजपाइयों सावधान रहना, बिल्कुल फ्री नहीं देंगे। और जैसे चुनाव खत्म हो गया कहें हम बिजली दें। 10-10 घंटा बिजली काटता है, 12 घंटा 15 घंटा गांव बिजली ना हो क्या है, हफ्ता है कि नहीं? और क्या कह रहे हैं, कोयले संकट पैदा हो गया। अब कोल इंडिया वाले कह रहे हैं हमने 27% उत्पादन बढ़ा दिया। आप बताइए, भारत दुनिया में तीसरे नंबर का कोल उत्पादक देश है, जहां पे पूरे दुनिया में तीसरे नंबर का कोयला पैदा होता है, और उस देश में कोयले संकट हो गया। तो ये कोयले का संकट कृत्रिम संकट है, आर्टिफिशियल संकट है, यानी ये संकट जानबूझकर पैदा किया गया है। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि मोदी जी के मित्रों, अडानी की पूरे दुनिया में कोयला की खदानें हैं। जब हिंदुस्तान में संकट पैदा हुए तब तो उनके खरीदा जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए? मामला दलाली और भ्रष्टाचार का है, कोयले का संकट नहीं है। साउथ अफ्रीका से महंगे दाम पर दूसरे देशों से, जहां अडानी की खदान है कोयले की, वहां से महंगे में कोयला मंगाया जाएगा हिंदुस्तान। फिर बिजली का जो उत्पादन होगा, कहा जाएगा कि बिजली महंगी पैदा हो रही है, और फिर सवाजीत सिंह से महंगी बिजली वसूली। समझ रहा भैया? समझ में आवा? यही काम होए, यही काम होगा। लूट चल रही है। कितने में बिजली खरीदी जा रही है? कहा जा रहा है 23,000 मेगावाट की जरूरत है, और 19,000 मेगावाट हम पैदा कर रहे हैं। 4,000 मेगावाट हमको खरीदना पड़ रहा है। अब क्या बताई, हमने लगे बिजली ना तो 4,000 मेगावाट किससे खरीदा जाएगा? अडानी से खरीदा जाएगा, टाटा से खरीदा जाएगा, एसार से खरीदा जाएगा। और कितने में खरीदा जाएगा? 17 रुपए यूनिट खरीदा जाएगा।
20 रुपए यूनिट खरीदा जाएगा, 25 रुपए यूनिट खरीदा जाएगा। और जब महंगी बिजली खरीद के आपको बिजली दी जाएगी तो योगी जी उसका भुगतान नहीं करेंगे, मोदी जी उसका भुगतान नहीं करेंगे, कोई दूसरा उसका भुगतान नहीं करेगा। ये जो आम जनता बैठी है आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो चुनाव खत्म, पैसा हजम। चुनाव खत्म, पैसा हजम। तो सब लोग समझ लीजिए कि ये लोग लुटेरे लोग हैं, ये आपका शोषण करने के लिए खाली सत्ता में बैठे हुए, महंगी बिजली खरीदेंगे और आपसे महंगी बिजली का पैसा वसूलेंगे। और फायदा किसको पहुंचेगा? मोदी जी के मित्रों। आपको मालूम है कोरोना के महामारी में आपका रोजगार तो बंद हो गया, लेकिन दुनिया के 5 अमीर लोगों में जिस आदमी का नाम शामिल हो गया उसका नाम क्या है? आप और हम कटोरा योजना के तहत भिखमंगे होते जा रहे हैं। अब मोदी जी के मित्रों लूटो योजना के तहत पूरे दुनिया में नाम 5वें नंबर पर पहुंच गए। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए साथियों और दोस्तों, अगर आम आदमी की राजनीति को आगे बढ़ाना है, अगर आम आदमी के मुद्दों को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले किस बात की जरूरत है? मजबूत संगठन की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? मजबूत संगठन की। अब संगठन कैसे बनेगा? संगठन कैसे बनेगा? इसको 2-3 चीजों को कायदे से सुन लीजिए। अभी सभी जो विधानसभा के प्रत्याशी थे उनको अपनी अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। उनको अपनी अपनी विधानसभाओं में जहां भी नगर पालिका का क्षेत्र है, नगर निगम का क्षेत्र है, नगर पंचायत का क्षेत्र है, उन इलाकों के अंदर वार्ड की कमेटियों का गठन करना है। ऐसे सारे इलाकों में वार्ड की कमेटियों का गठन हमारे जो प्रत्याशी हैं, जिनके क्षेत्र में नगर पंचायत आता है, नगर निगम के वार्ड आते हैं, नगर पालिका के वार्ड आते हैं, वहां पहले तो आप लोगों को वार्ड कमेटियां बनानी है। और वार्ड कमेटियां कैसे बनाएंगे? मान लीजिए एक क्षेत्र में 50 लोग एक वार्ड में सक्रिय हैं, 200 लोग सक्रिय हैं, तो जो प्रभारी है विधानसभा का वो उस वार्ड की मीटिंग बुला ले। 200 लोग, 300 लोग, 50 लोग, 100 लोग, जो भी लोग इकट्ठा हो, उनके बीच में नाम मांग ले, नाम तय कर ले, वार्ड का अध्यक्ष बना ले, वार्ड का महामंत्री बना ले, वार्ड की पूरी कमेटी बना ले, तो वार्डों की कमेटी गठित हो गई। इसके बाद अच्छे जो प्रत्याशी हैं उनके चयन की प्रक्रिया शुरू करनी है। वार्डों में जो अच्छे प्रत्याशी हैं सभासद पद के लिए, उनका चयन करें। ऐसे लोगों का चयन करें जो मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उनका नाम प्रस्तावित करके वो जिला प्रभारी जो है उनको भेजें। फिर जिले से वो हम लोगों के पास नाम आ जाएंगे और फिर उनके बारे में हम लोग विचार करेंगे। पहला काम कमेटी बनाने का है, फिर प्रत्याशियों के चयन का है। क्योंकि प्रत्याशी अंत में, मान लीजिए महिला सीट है, पुरुष हो गई, पुरुष है, बैकवर्ड हो गई, दलित हो गई, ये परसीमन के दौरान ये चीजें होंगी। लेकिन जब आपका संगठन पहले बन जाएगा तो फिर कोई भी चुनाव लड़ता है, वो सीट सवर्ण हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोई भी चुनाव अगर लड़ेगा, हमारा संगठन उसको चुनाव लड़ाने और जिताने का काम करेगा। इसलिए संगठन पहले और प्रत्याशियों का चयन जैसे परसीमन होगा उसके हिसाब से आपको। अब इसमें जो नगर पंचायत की इकाई है वो सबसे छोटी इकाई है। 438 नगर पंचायत पूरे उत्तर प्रदेश में है, हो सकता है कुछ बढ़ गई हो। हर नगर पंचायत में 10,000, 12,000, 13,000 ऐसे वोट होते हैं। इसी तरीके से नगर पालिका परिषद 198 है। अब उस 198 नगर पालिका परिषद में कहीं 1.5 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 2.5 लाख ऐसे वोट होते हैं। वहां 25 वार्ड, 30 वार्ड होते हैं। वार्ड की कमेटियां बन गई और नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव।
नगर निगमों का जो चुनाव है उसमें कहीं कहीं 5 लाख वोट भी होते हैं, कहीं थोड़ा उससे भी ज्यादा वोट होते हैं। तो इसलिए नगर निगमों में ज्यादा वार्ड होते हैं। जैसे प्रयागराज का मुझे पता चल रहा है कि 80 या 82 वार्ड यहाँ पे छूसी भी मिला दिया गया है, तो अभी वार्ड और बढ़ भी सकते हैं। तो इन वार्डों में हमें चुनाव लड़ना है, मेयर का चुनाव लड़ना है। इस सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि पहले अपना एक मजबूत संगठन हम लोग बना लें और जुलाई महीने से हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के महानगरों में नगरीय कार्यकर्ता सम्मेलन करने का काम करेंगे, जिसमें कम से कम 5000 कार्यकर्ता एक महानगर में हमारा होना चाहिए। मेंबर हो सकता है ज्यादा आपके हो, लेकिन कार्यकर्ता कम से कम 5000 आपके होने चाहिए। अगर 82 वार्ड है तो बहुत ज्यादा लक्ष्य नहीं है, बहुत ज्यादा लक्ष्य नहीं है। अगर 100 कार्यकर्ता एक वार्ड में हो गए तो 10 वार्ड में 1000 कार्यकर्ता, और 880 वार्ड अगर है तो 8000 कार्यकर्ता हो गए। तो 100 कार्यकर्ता एक वार्ड में, जहां पे मेरे ख्याल से 20,000 के लगभग वोट होगा यहाँ पे, तो 15,000 20,000 जहां पर वोट है वहां 100 कार्यकर्ता तैयार करना बहुत मुश्किल का काम नहीं है। बूथ कमेटियां जो बनाई है उसके नीचे फिर मोहल्ला प्रभारी बनाने पड़ेंगे। मोहल्ला प्रभारी क्या है? मोहल्ला प्रभारी का कॉन्सेप्ट ऐसे समझिए जैसे बीजेपी वाले कहते हैं पन्ना प्रभारी, यानी एक पन्ने में जितने वोट है उनका एक प्रभारी। इसी तरीके से मोहल्ला प्रभारी जो आम आदमी पार्टी का कॉन्सेप्ट है, ये 2013 में बहुत सफल हुआ था। जब अरविंद जी पहली बार चुनाव लड़े थे दिल्ली का, उसमें हम लोगों ने 30 घर पे 25 घर पे एक मोहल्ला प्रभारी बनाया। तो ये इस हिसाब से लगाया गया कि मान लीजिए 1000-1200 वोट एक बूथ पे आता है। एक बूथ पे 1000-1200 वोट का मतलब हो गया 300 घर। 4 वोट अगर एक घर का मान लीजिए तो 300 घर। अब 300 घर हो गया तो बूथ की कमेटी आपको बनानी है, तो 30-30 घर के ऊपर एक एक मोहल्ला प्रभारी आपने बना लिया। उस मोहल्ला प्रभारी ने अपना होर्डिंग लगा लिया अपने घर के बाहर मोहल्ला प्रभारी का, और 10 आपके मोहल्ला प्रभारी बन गए और 10 पदाधिकारी आपके बूथ के वहां पे तैयार हो गए। उन 30 घरों में संपर्क का, पर्चे पहुंचाने का, लोगों से संपर्क रखने का, वोट दिलाने का काम यही मोहल्ला प्रभारी करेंगे। तो इस प्रकार से हमें अपने संगठन का विकास करना है और संगठन के साथ जनता के लिए संघर्ष भी करना है, और चुनाव भी जीतना अब जरूरी है, क्योंकि पिछले चुनाव में लोगों ने कहा था अब आगे आपका साथ, कहा था नहीं कहा था? बोले भाई आप लोगों को कहा था? तो कह दो भाई अब मौका आ गया, अब साथ दीजिए। एक चुनाव हो गया, आगे के चुनाव में मौका आ गया, अब आप साथ दीजिए। तो कुल मिलाकर अब आपको एक मजबूत संगठन का निर्माण करना है, चुनाव की तैयारी करनी है और चुनाव में जीत हासिल करनी है।